प्राची बिना खाए ही हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। तभी प्राची की माँ रमा उसे टोकती है। कैसी डॉक्टर है प्रीति तू, खुद खाना नहीं खाया है और ऐसे ही हॉस्पिटल जा रही है। अरे खाना तो खा लेती। माँ, मैं बाद में खाना खा लूंगी, अभी फिलहाल मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। अच्छा तो खाना कब खाएगी? अरे दूसरों का इलाज करती है तू और खुद पर ही ध्यान नहीं देती, ऐसे कैसे चलेगा? चुपचाप से आकर बैठ जा खाना खाने के लिए। अभी मैं सुना नहीं रही हूँ, इसलिए मान ले खुद ही। अपनी माँ के कहने पर प्राची खाना खाने बैठती है और नाश्ते में पराठे देखकर बोलती है, बस यही कारण है मेरे मोटे होने का। अरे माँ, लोग मुझे डॉक्टर मानेंगे ही नहीं अगर मैं ऐसे ही मोटी हो जाऊंगी। आप मुझे थोड़ा हेल्दी खाना खिलाया करो। बस बस रहने दे, अच्छा खाना तेरे गले से नीचे कहाँ उतरने वाला है। तुझे तो बस यही सब पसंद है ना, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब छोड़ और ये बता पहले कि अब तक तो तुझे बहुत लेट हो रहा था, अब तू यहाँ बातें कर रही है, अब तुझे लेट नहीं हो रहा? अरे हाँ माँ, आप भी ना मुझे बातों में लगा रही हो, अब जाने दो मुझे, बाय। प्राची जल्दी से खाना खाती है और वहाँ से चली जाती है। प्राची ऐसे ही हॉस्पिटल और घर में ही अपनी माँ के साथ खुश थी। कुछ दिनों बाद प्राची हॉस्पिटल से घर आती है तो घर में नीलम और उसका बेटा दीपक था। रमा प्राची को अंदर लेकर आती है और बोलती है, जी ये है मेरी बेटी प्राची, बहुत ही संस्कारी है। माँ ये कौन है? पहले तो कभी देखा नहीं इन्हें। बेटा ये तुझे देखने के लिए आए हैं, तेरी शादी की उम्र हो रही है और अब तू डॉक्टर भी बन गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तेरी शादी करवा दूं एक अच्छा सा लड़का देखकर। वैसे ना कुछ भी कहो, बेटी है आपकी बड़ी सुंदर और ऊपर से डॉक्टर भी है। जी बिल्कुल, मेरी बेटी ने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात बस पढ़ती ही रहती थी, तभी तो इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। जब आपकी बेटी इतना कुछ कर सकती है, आपको गर्व क्यों नहीं होगा? और मुझे आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। दीपक तू बता, कैसी लगी तेरे को प्राची? माँ, मुझे तो प्राची ना बहुत अच्छी लगी। अब आप देख लो कि आगे क्या करना है। आगे क्या, आगे तो हमारी तरफ से ना शादी की बात चलेगी। बहन जी आप बताइए, आपको रिश्ता मंजूर है या नहीं है? अब मुझे तो बहुत पसंद है आपका बेटा दीपक, अच्छा काम भी करता है, लेकिन अब मैं बिना प्राची से पूछे रिश्ता नहीं तय कर सकती हूँ। आखिर आगे की जिंदगी इन दोनों को ही तो बितानी है ना साथ में। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने, बच्चों की जिंदगी है और बच्चों की राय लेना बहुत ही जरूरी है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन बच्चों की मर्जी के बिना शादी कर दें वो अच्छा नहीं लगेगा ना। जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दीपक प्राची तुम दोनों कमरे में जाकर थोड़ी देर बात कर लो। अगर तुम दोनों को लगे कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हो तो हमें खुशी होगी और फिर अच्छा सा मुहूर्त देकर हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। प्राची और दीपक अकेले में मिलते हैं और बात करने के बाद प्राची को भी दीपक पसंद आ जाता है। कुछ दिनों बाद प्राची और दीपक की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्राची की पहली रसोई की रस्म थी और प्राची सबके लिए पूरी सब्जी, आलू के पराठे, चाय सब कुछ अच्छा अच्छा बनाती है। जब ये खाना नीलम और दीपक देखते हैं तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, डॉक्टर बहू की रसोई में खाना भी बनता है, अच्छा है। हमें लगता था कि तुम उबला हुआ ही खाना दोगी हमें, लेकिन देख के खाना तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। डॉक्टर बहू की रसोई में चटपटा खाना भी बनता है। माँ आपने बिल्कुल सही कहा। और प्राची, तुम्हें इतना कुछ बनाना आता था, तुमने बताया नहीं कभी। मुझे सब कुछ आता है बनाने, डॉक्टर हूँ तो क्या, रसोई का सारा काम आता है मुझे, वो भी बहुत अच्छे से। जो भी खाते हैं लोग मैं वो सारी चीजें बना लेती हूँ। बहू हमें देखकर लग ही रहा था तूने खाना अच्छा ही बनाया होगा। तो माँ जी देरी कैसी, खाओ ना और बताओ कैसा बना है। इतना सब कुछ देखने के बाद ना मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई है, जल्दी से खाना लगाओ। सब लोग खाना खाते हैं और सबको प्राची का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी प्राची रोज चटकारेदार मसाले वाला खाना बनाती, सब लोग उसे मजे से खाते भी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नीलम के पेट में गैस बनने लग जाती है। अरे राम, ये क्या हो रहा है? ये गैस कैसे बन रही है? और अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे बहू भी घर में नहीं है, दवा कहाँ से लाऊं? हाय ये दर्द, अगर ये दर्द ज्यादा हुआ पता नहीं क्या हो जाएगा। नीलम के पेट का दर्द काफी ज्यादा बढ़ चुका था और नीलम घर पर ही अपना पेट लेकर बैठी रहती। शाम के समय प्राची और दीपक दोनों अपनी अपनी नौकरी से वापस आते हैं और नीलम को ऐसे दर्द में देखकर तुरंत दीपक अपनी माँ को कमरे में लेकर जाता है। माँ क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बेटा सुबह से पेट में गैस बन रही है,
पता नहीं क्या हो रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। माँ जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही थी तो आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? प्राची तुम बातें बाद में करना, अभी माँ को देखो, उनकी क्या हालत हो रखी है, कितना दर्द है उनको। प्राची जल्दी से नीलम को दवाई दे देती है। कुछ दिनों बाद नीलम को आराम भी कर जाना पड़ता है। प्राची सबके लिए रात को खाना बनाती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं, लेकिन रात के खाने में भी सब्जी पूरी देखकर नीलम का मुंह बन जाता है और नीलम कहती है, बहू ये क्या है? तुझे पता है ना मेरे पेट पे गैस बनती है। तूने ये ठीक नहीं किया। मैं कैसे खा पाऊंगी ये? अभी तो ठीक लग रहा था मुझे। अरे माँ जी, तो मैंने आपको दवा दे दी है, अब आप बिल्कुल ठीक हो। अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आराम से सब्जी पूरी खाओ, मैंने बहुत अच्छी बनाई है। बहू मुझसे इतना मसालेदार खाना नहीं खाया जाता, ऊपर से तूने इतना तेल डाल दिया। तो एक काम कर दे, मेरे लिए खिचड़ी ही बना दे, वही खा लूंगी मैं। माँ, प्राची भी थक जाती होगी, पहले जॉब करती है, उसके बाद यहाँ पर आके काम करती है। माँ, ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रहता है कई बार। अब एक काम कीजिए, आप आज ये खा लो और कल सुबह मैं प्राची को बोल के आपके लिए कुछ हल्का सा बनवा दूंगा, ठीक है? प्राची की वजह से वो सारा खाना खा लेती है। इतना ज्यादा मसालेदार और तेल वाला खाना खाने के बाद अब दिन पर दिन नीलम की तबीयत और भी खराब होने लगती है। प्राची भी हर बार अपनी सास को ऐसी ही दवाई दिए जा रही थी। जब नीलम को आराम मिल जाता है तो वो वापस से मसालेदार खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह नीलम अपने कमरे के बाहर नहीं आती तो प्राची दीपक से कहती है, इतनी देर हो गई है और अब तक माँ जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। चलो देख कर आते हैं, माँ जी अपने कमरे में है भी या नहीं है। मैं भी वही सोच रहा था कि माँ को क्या हो गया है, वो अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। प्राची और दीपक दोनों ही नीलम के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि नीलम कमरे में बेहोश पड़ी है। दोनों डर जाते हैं और तुरंत नीलम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कई सारे चेकअप करने के बाद, दवाई देने के बाद नीलम को होश आ जाता है और 2 दिन बाद जब नीलम घर पर आती है तो नीलम कहती है, बहू तसल्ली हो गई तुझे? डॉक्टर बनने का लाइसेंस तूने खो दिया और मुझे दवाई के भरोसे छोड़ दिया। अरे किस बात की डॉक्टर है तू? तुझे पता है ना मुझे मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं पसंद। प्राची, माँ सही कह रही है, तुम्हें ना पहले ही सोचना चाहिए था। अरे माँ की एज हो चुकी है और तुम उनको मसालेदार खाना खिला रही थी, और उसके बाद जब वो बीमार पड़ गई तो तुम क्या करती थी? तुम उनको फिर भी जबरदस्ती खिलाती थी मसालेदार खाना, ये कह के कभी कि मैं थक गई हूँ, और मैं तुम्हारी हर बात को इग्नोर करता रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और माँ के रिश्ते को मैं खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब बात मेरी माँ की जान की आई ना, तब मुझे समझ में आया कि मुझे तुम्हारा विरोध करना चाहिए था। गलती मेरी भी है। मैं भी माँ को कई बार कहता था कि माँ आप खा लो, माँ आप खा लो, लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है और मैं उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। माँ जी माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। डॉक्टर बहू की रसोई इतनी जहरीली होगी, मुझे नहीं पता था। प्राची को अपनी गलती समझ आ जाती है और फिर वो कभी भी ऐसा खाना नहीं बनाती। जानकी अपने झूले पर बैठी हुई अपनी 5 बहू, आनंदी बड़ी बहू, पूनम दूसरी बहू, कंचन तीसरी बहू, काव्या चौथी बहू और सिमरन 5वीं बहू, सब पर जानकी नजर रख रही थी कि उसकी 5 बहुएं ठीक से काम तो कर रही है ना। कि तभी जानकी की दूसरी बहू पूनम हाथ में चाय का कप लेकर आती है और कहती है, माँ जी ये लो चाय, और बता दो आज रात में खाने में क्या बनाना है, मैं अभी से तैयारी कर लूँ फिर। अभी तो सुबह हुई है, मैंने नहाया भी नहीं है और तू मेरे सामने चाय ले आई। तुझे पता है ना मैं बिना नहाए चाय तक क्या पानी भी नहीं पीती, और रात का खाना अभी थोड़ी बन जाएगा जो तुझे तैयारी करनी है। माँ जी मेरा मतलब है कि अगर कुछ अलग अच्छा सा खाने का मन हो तो उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना। और वैसे आप नहा लो, मैं तब तक दिन का नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा चाय अभी रख दे, मैं जा रही हूँ नहाने। लेकिन पूनम बहू तो ध्यान रखियो कि मेरे झूले पर कोई ना आए, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना कोई मेरे झूले पर बैठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। माँ जी ये बात मुझे तो क्या, घर में सबको पता है, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, इसीलिए आपके झूले पर बैठना तो दूर, हम आसपास भी नहीं भटकते हैं आपके डर से, इसलिए आप निश्चिंत रहें। हाँ हाँ मुझे भी पता है कि किसे मेरा डर है और कौन मेरे आसपास ना रहने का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मेरी नजर में मत आना, वरना सजा तो मिलेगी सबको ही। जानकी अपने झूले को लेकर सबसे ज्यादा सावधान रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी 5 बहुओं में से किसी की भी छोटी सी भी बात को लेकर लेकिन कोई भी बहस हो। जानकी नहाने चली जाती है और जैसे ही जानकी वहाँ से जाती है उसकी 5 बहुएं झूले के पास आती हैं। सबसे पहले छोटी बहू सिमरन झूले पर बैठने लगती है।
तभी उसको तीसरी बहू कंचन धक्का दे देती है और कहती है, अरे अरे, तुम ऐसे कैसे झूले पर बैठ गई? तुम सबसे छोटी हो और तुम्हें झूले पर सबसे पहले बैठना है। कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं बन रही हो तुम? चलो हटो झूले से, पहले मैं बैठूंगी। छोटी बहू हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, और मेरा भी पूरा हक है, इसलिए मुझसे बहस मत करो। जो पहले बैठ गया उसका पहला नंबर। अब देख लो आप कि आपका कौन सा नंबर है। सिमरन, तुम सबसे छोटी हो हम सब में, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हारा आखिरी नंबर आएगा तब तुम आराम से झूल लेना। अभी तुम्हारी वजह से हमारे बीच बहस हो रही है। मैं झूलूंगी पहले। ये जो तुम सब बड़े होने का धोस जमा रहे हो तो भूलो मत, इस घर की सबसे बड़ी बहू मैं हूँ, तो मेरा नंबर ही आना है। सब तू मैं करने लगती हैं कि तभी वहाँ पर जानकी आती है। जानकी को देखकर सब इधर उधर काम करने लगते हैं। ये सब देखकर जानकी कहती है, मैंने देखा तो तुम पांचों को ही था झूले के आसपास, लेकिन मुझे देखकर सब भागने लगे। दिन अच्छा था तुम सबका, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। आगे से मेरे झूले के आसपास भी मत भटकना। जानकी की बात सुनकर वहाँ से पांचों बहुएं फटाफट गायब हो जाती हैं। जानकी जितना मना करती है उतना ही उसकी बहू बार बार झूले पर झूलने के लिए नए नए तरीके अपनाती रहती है। ऐसे ही एक दिन कंचन झूले पर झूलने जा ही रही थी कि तभी पूनम उसके पास आती है और कहती है, अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? झूला क्यों झूल रही हो? तुम्हें पता भी है? मैं झूला झूलने जा रही हूँ और मुझे पता है कि माँ जी आसपास नहीं है, तभी तो मैं झूला झूलने जा रही हूँ। देखो, पहले मैं आई थी झूले के पास, तो मैं ही झूलूंगी सबसे पहले झूला। तुम ही झूलो ये प्रेत वाला झूला। मैंने तो सोच लिया अब मैं झूला झूलने ही वाली नहीं हूँ कभी भी। क्यों, क्या हुआ ऐसा जो तुम ऐसा कह रही हो कि अब तुम झूला ही नहीं झूलोगी? अरे इतना भी क्या निराश होना, मेरे बाद तुम ही झूल लेना, माँ जी को आने में बहुत टाइम है। नहीं, बात ये नहीं है, तुम्हें पता नहीं है झूले पर आत्मा आती है। जब से मुझे ये पता चला है ना, तब से मैं इस झूले के आसपास आई भी नहीं हूँ। मैंने तो दूरी बना ली है इस झूले से। कुछ नहीं होता ये आत्मा वगैरह, बस ये सब ना मन का वहम होता है, मैं नहीं मानती। पूनम की बातों को कंचन हंसकर टाल तो देती है, लेकिन अब उसे भी थोड़ा बहुत झूले के पास जाने से डर लगने लगा था। इसीलिए वो भी जब सब लोग साथ में होते तो ही झूले के पास जाती, वरना नहीं जाती। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं और सास साथ ही बैठी थी। तभी उसकी सास झूला झूलते हुए सबको बताती है, पता है ये झूला ना सबकी मुराद पूरी करता है। मुझे ये मेरी सास को उनकी सास ने दिया था। पुश्तैनी झूला कह सकते हो इसे, इसलिए मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूँ। देखा, मैं कहती थी ना, इसमें आत्मा का साया सब रहता है। और अब तो माँ जी ने भी बोल दिया कि ये पुश्तैनी है। अब तो पक्का इसमें पता नहीं कौन सी पुश्तों का साया है। पूनम बहू, मुझे सुनाई दे रहा है कि तू क्या बकवास कर रही है। इसमें किसी का साया नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, तभी तो मैं झूले को अपने घर में ही रखती हूँ। माँ जी, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। माँ जी, वैसे कहा जाता है कि झूलों में आत्मा आती है, इसलिए बहुत ही कम लोग झूले को अपने घर में डालते हैं, वरना आपने देखा होगा कि घर में कोई भी झूला नहीं रखता है। हाँ माँ जी, ये बात तो मैंने भी सुनी है, हर कोई यही बोलता है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी ना। और मुझे तो तभी से रात में झूले के आसपास जाने से भी डर लगता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं अपने बड़ों बूढ़ों का अपमान नहीं कर सकती। जब उन्होंने अपने साथ इस झूले को हमेशा रखा तो मैं क्यों नहीं, मैं भी इस झूले को अपने साथ ही रखूंगी। वैसे अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक वैसे ही आगे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी भी होगी तो कैसे होगी? अरे मैं जब तक हूँ तब तक कोई कुछ बोले तो। और वैसे भी मेरे झूले के बारे में जो बहू ज्यादा सोचेगी, मैं उसी को अपने सारे गहने जेवर दूंगी। सच में माँ जी? और नहीं तो क्या। अरे जो मेरे बारे में सोचेगा, मेरी खुशी के बारे में सोचेगा, तो भला मैं क्यों ना उसके बारे में सोचूं? अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। जानकी की बात सुनकर उसकी पांचों बहुओं के मन में लालच आ जाता है और वो सब अपनी सास के आगे पीछे घूमने लगते हैं। झूले को साफ रखना, जब जानकी घर में ना हो तो झूले पर ना झूलना, ताकि जानकी को बुरा न लगे। ये सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद जानकी झूले पर झूल रही थी, तभी झूला टूट जाता है। झूले के टूटने की आवाज सुनकर पांचों बहुएं अपने अपने कमरे से आती हैं और एक साथ कहती हैं, माँ जी, ये क्या हुआ? तुम सबको दिख नहीं रहा क्या? झूला टूट गया है और मैं गिर गई हूँ। अंधी हो क्या पांचों की पांचों? लेकिन माँ जी, गिरी कैसे आप? और माँ जी,
आपका ये पुश्तैनी झूला तो गया 12 के भाव। इतने सालों से चल रहा था तो दम तो निकल जाना ही है ना। अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं बैठी, कहीं मेरे बैठने के बाद गिरता तो माँ जी मुझे गिरा हुआ देखकर उठाती नहीं, बल्कि झूला टूटने के लिए सुनाती ज्यादा। हाँ माँ जी, अच्छा हुआ हम अब तक ना ही झूले पर बैठ पाए और ना ही झूले के ज्यादा मजे ले पाए। मजा तो तब लेते ना जब ये हमारे लिए बचता। माँ जी ने झूला ही तोड़ दिया, अब हम क्या करें? तुम सब खड़े खड़े अपनी राय ही देती रहोगी या कोई मुझे भी उठाएगा? जानकी की बात सुनकर पांचों बहुएं जानकी को उठाने लगती है। उठाने के बाद जानकी खड़े होकर बोलती है, लगता है झूले की उम्र बस यहीं तक की थी, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बेटे को बोलकर ये झूला कबाड़ी वाले को दे दूंगी। माँ जी अब हम नया झूला लगवा ले? हाँ माँ जी, नया झूला ले आते हैं ना, क्योंकि अब तो ये झूला टूट गया है। अब आपको अपने झूले की कमी काफी महसूस होगी, तो हम नया झूला ही ले आते हैं। माँ जी, मेरी जान पहचान में एक है भी तो जो काफी अच्छे अच्छे झूले बनाता है। हम अब की बार नए डिजाइन वाला झूला बनवाएंगे, ठीक है माँ जी? नहीं, हमारे घर में ही ये झूला रहना था। अब ये झूला टूट गया है तो दूसरा कोई भी झूला नहीं आएगा। पांचों बहुओं का एक झूला टूट जाता है और उसके बाद फिर कभी भी घर में झूला आता ही नहीं है। हिमांशी और प्रियंका काफी क्लोज कजन होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहन से भी बढ़कर मानती हैं और अपने घर पर बस यही कहती रहती कि दोनों की शादी तो एक ही घर में होगी, ताकि वो साथ साथ रह सकें। और परिवार वालों ने भी दोनों की बात मानकर एक ऐसे ही घर में दोनों का रिश्ता तय कर दिया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी प्रियंका कहती है, हिमांशी, शादी के बाद कितना मजा आएगा। हम दोनों एक ही साथ एक ही घर में रहेंगे, एक साथ घूमने जाएंगे, कितना मजा आएगा। हाँ हाँ, शादी के बाद तो बहुत मजा आएगा। हम दोनों तो वैसे भी हर जगह मस्ती करते रहते हैं, पर जब हम दोनों साथ होंगे तो वहाँ तो मजा ही आ जाएगा। हम दोनों की सास तो एक ही है, उनको तो हम घन चक्कर बना देंगे। जैसे ही बुढ़िया हम दोनों में से किसी से भी लड़ने की कोशिश करेगी ना, मैं उसे दिन में तारे दिखा दूंगी। हाँ हाँ, ये तो होना ही है। ऐसे ही हंसी खुशी हल्दी मेहंदी संगीत सारी रस्में भी हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है जब दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होने वाली है। हिमांशी और प्रियंका दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। पुनीत और पंकज भी दूल्हे के लिबास में जच रहे थे। चारों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्म चल रही होती है, तभी प्रियंका और हिमांशी की सास सारिका उनसे कहती है, पहले बड़ी बहू यानी हिमांशी का गृह प्रवेश होगा, उसके बाद प्रियंका का गृह प्रवेश होगा। बेशक हिमांशी बड़ी बहू है, लेकिन शादी तो साथ ही हुई है हम दोनों की, तो साथ में ही प्रवेश करेंगे। हाँ हाँ, प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों तो साथ में ही गृह प्रवेश करेंगे। अरे बहुओं, ये कैसी जिद है भला? रस्म तो रस्म के हिसाब से ही होगी। अब दोनों चुप हो जाओ और हिमांशी बहू जाओ गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। सारिका अपनी बात के आगे दोनों बहू की कोई बात नहीं मानती। इस बात से हिमांशी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सारिका की बात सुनकर प्रियंका उदास हो जाती है। हिमांशी गृह प्रवेश की रस्म के लिए चावल से भरा लोटा अपने दाहिने पैर से ऐसे मारती है कि पूरे घर में चावल बिखर जाते हैं और लोटा सारिका के सर पर जाकर लगता है। ये देखकर पड़ोसन विमला कहती है, नई बहू ने तो अभी से ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, आगे ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही रहा ना सारिका, अगर तेरा रोज ऐसे ही सर फूटने वाला है तो मुझे तो बड़ा मजा आएगा ये देखने में। सारिका सर पकड़कर मन में सोचती है, इन औरतों को तो बस राई का पहाड़ बनाने की आदत है। नई बहू है, गलती से हो गया उससे, उसने जानबूझकर थोड़ी किया है ये सब। हम कब कह रहे हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, हम तो बस बता रहे हैं। दीदी को इसके सर पर और जोर से मारना चाहिए था, अकल ठिकाने आ जाती इसकी। सर फूट गया तब भी मेरी तरफदारी कर रही है, इतनी भी भोली नजर नहीं आती है ये। वैसे विमला कह तो सही रही है, मुझे भी यही लगता है। हिमांशी ने ये लोटा मेरे सर पर जानबूझकर ही मारा है। इन दोनों बहनों को तो मैं बाद में देखूंगी। माँ जी, आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? मुझे पता ही नहीं चला, मैंने इतनी तेज मार दिया लोटे पर पैर, माफ करना माँ जी। अरे बहू कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। प्रियंका बहू, अब तुम अपना गृह प्रवेश करो, टाइम निकल रहा है।
दीदी ने जो इसका सर फोड़ा इतना काफी नहीं था क्या? यही सोचकर प्रियंका बहुत अच्छे से अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर लेती है। मुंह दिखाई की रस्म बिना किसी बवाल के हो ही जाती है, लेकिन पहली रसोई की रस्म इतनी आसान नहीं होने वाली थी सारिका के लिए। सुबह का समय होता है। सारिका अपनी दोनों बहुओं से कहती है, तुम दोनों को ये तो पता ही होगा कि अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो दोनों जाकर खाना बनाना शुरू कर दो। और हाँ, ज्यादा ऑयली कुछ भी मत बनाना, क्योंकि ऑयली चीजें घर में कोई नहीं खाता। हिमांशी और प्रियंका अपनी सास की बात सुनकर रसोई में जाती है। रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है ये देखने लगती है। तभी प्रियंका कहती है, पता नहीं कैसे रहते हैं ये लोग, पूरा किचन छान लिया लेकिन एक भी मैगी का पैकेट नहीं मिला। मैं भी तो वही देख रही हूँ, पूरे किचन में एक भी मैगी का पैकेट नहीं है। अब पहली रसोई की रस्म कैसे पूरी होगी? क्यों ना कॉफी बना ले दीदी, मीठा भी हो जाएगा और पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। वैसे आइडिया तो अच्छा है और मैं कॉफी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन ब्लैक कॉफी बनाऊंगी तो मीठा कैसे होगा? दीदी आप भी ना कभी कभी कैसी बातें करती हो। अब बुढ़िया ब्लैक कॉफी कैसे पिएगी? उसके लिए तो आपको मिल्क वाली ही कॉफी बनानी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है, फ्रिज में से दूध निकाल कर दे। काश घर पर खाना बनाना सीख लिया होता तो कुछ अच्छा बनाकर खिला देती। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी अब यहाँ पर खाना ही तो बनाना है, सीख लेंगे। अभी तो कॉफी बनाकर पहली रसोई की रस्म पूरी करते हैं। दोनों बहनें जल्दी से कॉफी बना लेती हैं। दोनों ने बहुत ही टेस्टी कॉफी बनाई होती है। कॉफी बनने के बाद दोनों बहनें अपनी सास को बुला लेती हैं। तभी उसकी सास कहती है, इतनी जल्दी खाना बना लिया, मानना पड़ेगा तुम दोनों को। तो मैं जल्दी से खाना खाकर बताती हूँ कैसा बना है। माँ जी लो कॉफी। कॉफी पीने का टाइम है, मैं पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद ही कॉफी पीऊंगी। जल्दी से खाना लगा दो। माँ जी, हमने हमारी पहली रसोई की रस्म में ये कॉफी बनाई है। ये सुनकर सारिका अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अपनी पहली रसोई में कॉफी कौन बनाकर लाता है बहू? जरा भी दिमाग नहीं है दोनों में। खैर है भी तो बहनें, दिमाग कैसे ही होगा। माँ जी हम दोनों ने किचन में मैगी का पैकेट बहुत ढूंढा, लेकिन एक भी मैगी का पैकेट नहीं मिला, तो इसलिए हमें कॉफी ही बनाकर लानी पड़ी मजबूरन। हाँ माँ जी, प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों बहनों में से किसी एक को भी खाना बनाना नहीं आता? माँ जी बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस मैगी बनाना और कॉफी बनाना आता है। गई भैंस पानी में, दो दो बहू होने का कोई भी फायदा नहीं है। इतने में ही हिमांशी का पति पंकज वहाँ आ जाता है और कहता है, तो माँ दोनों की पहली रसोई की रस्म कैसी रही? मैं भी तो चखूं जरा क्या क्या बनाया है खाने में। ले पी ले ये कॉफी, यही बनानी है इन दोनों बहुओं ने पहली रसोई की रस्म में। सारिका की बात सुनकर पंकज हंसते हुए कॉफी पी लेता है और कहता है, कॉफी तो वाकई बहुत ही अच्छी बनी है। माँ आप भी ऐसी कॉफी बनाना सीख लो। तू तो अभी से ही जोरू का गुलाम हो गया। कॉफी ही तो है, कॉफी तो कोई भी अच्छी बना सकता है। माँ जी आप तो खामा परेशान हो रही हैं। मैं खाना बनाना सीख लूंगी। अगर तब भी मुझे खाना बनाना नहीं आया तो मैं पुनीत से कहकर खाना बनाने वाली रखवा लूंगी। तू तो अभी से ही मेरे घर को लुटवाने की तैयारी कर रही है। घर में कोई भी खाना बनाने वाली नहीं आएगी, हम तीनों ही मिलकर खाना बनाएंगे। मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता मेरी रसोई में कोई और कदम रख ले तो। मेरी रसोई तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे सोने का खजाना गड़ा रखा है इस रसोई में। प्रियंका बहू तू क्या खड़े खड़े मुंह बना रही है? चलो दोनों मेरे साथ किचन में, मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाती हूँ आज से ही। इतना कहकर सारिका, प्रियंका और हिमांशी दोनों को किचन में ले जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हिमांशी को अच्छे से खाना बनाना आ जाता है। एक रोज सारिका घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी विमला आती है और कहती है, क्या हुआ सारिका बहन, दोनों बहनों ने मिलकर घर से बाहर निकाल दिया क्या? भला मेरी दोनों बहुएं मुझे क्यों घर से निकालेगी? जो गृह प्रवेश की रस्म में तेरा सर फोड़ सकती है वो क्या नहीं कर सकती। शुक्र है तू बच गई उस दिन, वरना मुझे तो लगा था आज तो स्वर्ग पहुंच जाएगी। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। आखिर दोनों बहनों की एक ही तो सासू है। मेरी सारी बातें मानती है मेरी बहुएं। तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो तेरी सारी बातें मानती हैं। तभी तो तू इतनी सुबह घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है, वो भी अकेले। इतने में ही हिमांशी और प्रियंका वहाँ आ जाती है और दोनों
साथ में विमला को देखकर समझ जाती हैं कि ये जरूर उसकी सास की जले पर नमक छिड़क रही है। तभी हिमांशी कहती है, माँ जी आपसे कितनी बार कहा है आप काम मत किया करो, हम दोनों कर लेंगे। देख लिया मेरी बहुएं मेरी कितनी चिंता करती हैं। सारिका की बात सुनकर विमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। दोनों बहनों की एक ही सास होती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अपनी सास को समझने लगती है और उनकी सेवा करके खुशी से रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।